अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चलो हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है IS 38 का। तो मैं कल की जो हमने पढ़ा था ना उसकी क्विक रिवीजन दे देता हूँ। तो हमने जो पढ़ा था, हमने कहा था कि हम एसिड्स को पढ़े थे। एसिड्स में दो तरह के एसिड होते हैं, करंट एसिड जिन्हें हमें 1 साल से कम में हमें फायदा मिलेगा, और नॉन करंट एसिड्स। फिर हमने नॉन करंट एसिड की फैमिली को डिस्कस करना शुरू किया था। इसमें सबसे पहले हमने जो IS 16 पढ़ा था, उसमें हमने जो नॉन करंट एसिड्स को पढ़ा था वो थे टेंजिबल, जिनको हम हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, हमारे जिनकी फिजिकल सब्सटेंस है पड़ी। ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि ऐसे भी इंटेंजिबल, ऐसे भी नॉन करंट एसिड्स होंगे जो इंटेंजिबल होंगे, मतलब जिनको आप हाथ लगा के देख नहीं सकते। फिर हमने उनकी 3 कैटेगरीज पढ़ी थी कि वो तो नॉन मिनेटरी होंगे, इंटेंजिबल, उनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होगी, ठीक है, और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होंगे, और आइडेंटिफाइबल होंगे, मतलब हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था कि जी हमारे स्कोप के अंदर रिकॉग्निशन होगी, हमने इनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है अपनी किताबों में। पहली बार जब आप खरीद के लेके आएंगे तो कैसे अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हमने सारी चीजें पढ़ ली थी कि पहली बार आपने उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, और कॉस्ट कैसे निकलेगी जी, आपकी परचेज प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट आप माइनस कर दोगे, प्लस तमाम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चों को ऐड कर दोगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे वो खर्चे जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने के लिए जरूरी है। वो सारे खर्चे लेने के बाद डिसमेंटलिंग कॉस्ट ले लेंगे, अगर आपने उसकी लाश को ठिकाने लगाना है जब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो वो भी आपने उसकी कॉस्ट में ऐड कर देनी है। ये कॉस्ट के कंपोनेंट थे जो हमने IS 16 में भी पढ़े थे पहले। फिर उसके बाद हमने कहा था, जब हमने इसको पहली बार तो इनिशियली अपने पास रिकॉर्ड कर लिए, जब पहली बार खरीद के लाए हैं, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, यानी कि जब ईयर एंड आ जाएगा तो हमने अपने पास इंटेंजिबल्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो उसमें वही IS 16 की तरह हमारे पास दो मॉडल थे, एक कॉस्ट मॉडल था और दूसरा हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल था। जो रिवैल्यूएशन मॉडल बात वहां करता था IS 16 में, और कॉस्ट मॉडल जो वो बात करता था, सेम एज इट इज यही बातें वो यही भी करते हैं। वहां पे वो कहता था कि बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, और बुक वैल्यू निकलेगी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके। बस यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन आ जाएगी, नाम चेंज हो जाएगा, काम वही होगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन के जैसे हमने 4 तरीके वहां पढ़े थे, तो सेम एज इट इज 4 के 4 तरीके यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, यूनिट प्रोड्यूस मेथड, या रेयर केसेस के अंदर मशीन आवर्स मेथड भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी बात मैंने ये 16 के अंदर कर दी थी आपको। इसके बाद रिवैल्यूएशन मॉडल में हम क्या पढ़ते थे कि लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर रखना है आपने एसेट को, और उसकी रिवैल्यूड अमाउंट को आपने आहिस्ता आहिस्ता डेप्रिशिएट करना है। तो इंटेंजिबल के केस में भी सेम एज इट इज आपने लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे रखना है, यानी उसको रिवैल्यू करना है साल के एंड पे, और आपने उसको लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे रखना है। अच्छा, यहाँ तक हमने बात पढ़ ली थी कि हमारी उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगी। फिर हमने पढ़ लिया था नॉन मॉनेटरी होगा और सेपरेबल होना चाहिए, कि हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, और वो अराइज कर रहा होगा, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने उसको खरीदा होगा, या कोई हमारे पास लीगल राइट होंगे उसको ओन करने के लिए। फिर हमने पढ़ा था कि IS 38 कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये सारे स्टैंड नीचे लिखे हुए हैं, और कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटेंजिबल्स की 3 खसूसियात तो है, नॉन मॉनेटरी, फिजिकल सब्सटेंस और आइडेंटिफाइबल। अब पता लग गया कि ये इंटेंजिबल है, लेकिन क्या ये इंटेंजिबल एसेट भी है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए वही दो रूल्स के, वो उससे प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स आने हैं, यानी आम जुबान में कहूँ तो 1 साल से ज्यादा हमें फायदा देगा, या फिर उसकी कॉस्ट को हम रिलायबली मेजर कर सकें। कोई भी एसेट, किसी भी तरह का एसेट हो, आगे जाके आपने बहुत सारे एसेट पढ़ने हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, बायोलॉजिकल एसेट्स होंगे, इसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स होंगे, ठीक है। ये काफी सारे एसेट्स आप पढ़ोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट पढ़ोगे। तो कोई भी एसेट आपके पास तब ही रिकॉर्ड होगा जब ये दो शर्तें पूरी होंगी। तो ये समझ लो, ये दो शर्तें यूनिवर्सल शर्तें आपने अपने जहन में रखनी है, कि एसेट कभी रिकॉर्ड होगा जब उससे प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आने हैं, या उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सको आप। तो बहुत सारे अभी एसेट आने हैं आपके आगे सिलेबस के अंदर, तो सारे इन्हीं शर्तों से गुजर के एसेट रिकॉर्ड होंगे। अच्छा जी, फिर हमने इंटरनली जनरेटेड एसेट्स को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमारे जो इंटेंजिबल्स है ना, वो दो तरीके से बन सकते हैं, या तो हम इंटेंजिबल्स को परचेज कर लें या एक्वायर कर लें, या हम उनको इंटरनली जनरेट कर लें। परचेज करने का मतलब हम बाहर से खरीद लें, हम सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, रेसिपी, कोई भी चीज ऐसी इंटेंजिबल को हम क्या करें, बाहर से खरीद लें, तो वो हमें पता होगा कि भाई हमें कितने का पड़ा है, बाहर से हम कितने का खरीद के लेके आए, तो हम इसको अपने पास फौरन कैपिटलाइज कर देंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि हम अपने पास इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर हमने इंटरनली जनरेट किया, इंटरनली जनरेट करने का मतलब हमारे पास कोई कस्टमर लिस्ट है, कोई मास थ्रेड है, पब्लिशिंग टाइटल है, ब्रांड, गुडविल, ये 5 चीजें हैं ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो हमने इंटरनली जनरेट किए होंगे, तो हमने इनको कभी भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी भी कस्टमर लिस्ट एज ए इंटेंजिबल नजर नहीं आता जो उसने इंटरनली जनरेट किया। हाँ, अगर उसने बाहर किसी और से खरीदी हुई है, जैसे कल सफायर ने जे डॉट से खरीदी हुई थी, तो सफायर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कस्टमर लिस्ट आ रही होगी, और जे डॉट की जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें नहीं आ रही होगी।
उसकी मेन वजह ये बताई थी कि सफायर को तो पता है कि उन्होंने जे डॉट से ये कस्टमर लिस्ट कितने रुपए की खरीदी है, लेकिन जे डॉट को ये नहीं पता कि 2 4 5 साल में उन्होंने जितने सारे नंबर जमा किए हैं कस्टमर्स के, फिर उनको उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसके ऊपर कितना खर्चा है। वो तो बस अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, रिकॉर्ड मेंटेन करते करते वो सारा कस्टमर लिस्ट एक किस्म की आपके पास इंटेंजिबल खुद ब खुद जनरेट हो गया। इसी तरीके से उनका ब्रांड नेम, गुडविल, वो खुद ब खुद जनरेट हो गया। उन्होंने ये शुरू में ये नहीं सोचा था कि जे डॉट ने कि हम अपना ब्रांड बनाएंगे और उसकी गुडविल होगी, एंड में हम जाकर उसकी गुडविल को सेल कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स को अपने पास रिकॉर्ड नहीं करते। इन 5 के अलावा जितने भी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स होंगे हम उनको फर्दर देखेंगे, क्या वो रिसर्च फेज में है, क्या है वो डेवलपमेंट फेज में। ठीक नहीं है, तो क्या इंटरनली जनरेटेड सारे ही एसेट्स हम नहीं करेंगे उसमें ऐड? नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि इंटरनली जनरेटेड ये 5 एसिड हैं जो हम अपने पास कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ ये 5। और इनको अपने पास तब रिकॉर्ड करेंगे अगर हमने ये खरीदे हुए हैं। लेकिन इन 5 के अलावा जितने भी इंटरनली जनरेटेड एसिड्स हैं ना हमारे पास, इंटेंजिबल्स, जैसे कि हमारे पास अगर हमने कोई रेसिपी बना ली है, वो रेसिपी इन 5 के अंदर तो नहीं आती। कोई हमने फार्मूला बना लिया, कोई हमने डिजाइन बना लिया, ठीक है, तो वो इन 5 के अंदर फॉल नहीं करता। इनको फिर हम देखेंगे, मैंने अभी यही बात की कि ये 5 तो कभी भी आपने अगर इंटरनली जनरेट किए हैं तो रिकॉर्ड नहीं करने, लेकिन अगर आपने बाहर से परचेज किए तब रिकॉर्ड करने हैं। अब ये 5 से हटके जो दूसरे होंगे जो हमने इंटरनली जनरेट किए होंगे, उनको फर्दर आपने देखना है कि वो जो आपने इंटरनली जनरेट किया है क्या वो रिसर्च फेज के अंदर है या वो डेवलपमेंट फेज के अंदर है। ठीक है, अगर तो वो रिसर्च फेज के अंदर है, मैंने बताया था आपको कैसे पता लगेगा कि वो रिसर्च फेज के अंदर है। आप बैठ के कोई ऑप्शंस को देख रहे होगे, आप मार्केट में इवेल्युएशन कर रहे होगे, मार्केट की स्ट्रेटेजीज को देख रहे होगे कि हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, ये चीपर है, ये इस तरीके से करना चाहिए। वंस आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया तो आपकी रिसर्च फेज खत्म होगी। रिसर्च फेज की लॉजिक बताई थी कि स्टैंडर्ड कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक खर्चा कर रहे हो और उसको अपने पास एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहते हो और अपने एसेट्स को ओवरस्टेट करके दिखाना चाहते हो। तो जब तक मुझे पता ना लग जाए कि तुम्हारी इंटेंशंस वाकई एसेट क्रिएट करने की नहीं है, सॉरी एसेट क्रिएट करने की हैं, तो तब तक तुम एसेट को अपने पास रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हमने कहा हमें कैसे पता लगेगा कि भाई हमारी इंटेंशन ऐसी है। वो कहता है मैं तुम्हें शर्तें बताता हूँ, अगर ये शर्तों पे तुम्हारी रिसर्च की फेज पूरी उतरती है या तुम्हारी डेवलपमेंट की फेज पूरी उतरती है तो तुम उसको अपने पास इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर लेना। तो उसने कहा कि रिसर्च अगर तो ये सारा काम हो रहा है तो ये रिसर्च का, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको वो ना दे दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। उस पॉइंट का नट शेल था ना वो मैंने कल बता दिया था सब कुछ, कि आप कोई ना कोई ऑप्शन ना डिफाइन कर रहे होगे, आप सिलेक्ट कर रहे होगे। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया ना तो उसके मतलब है कि आप अब डेवलपमेंट फेज में चले गए। डेवलपमेंट अच्छी वाली होगी या बुरी वाली होगी, उसमें 6 कैटेगरीज है, 6 क्राइटेरिया। अगर तो एक डेवलपमेंट 6 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो आपने कहना है कि हाँ अब हमारी नीयत ऐसा लग रहा है, एक एंटिटी की नीयत ऐसी है कि इसने वाकईतन एक इंटेंजिबल एसेट को अपने पास जनरेट करना है। तो वो अपने पास 6 क्राइटेरिया मीट करता है तो अपने पास इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड कर ले। अगर वो 6 क्राइटेरिया मीट नहीं होते तो अपने पास इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड ना करे, फॉरन एक्सपेंस आउट कर दे, उसको एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट खर्चे के तौर पर पीएनएल में दिखा दे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। आज असल में ना ऑडिट की क्लास में मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा था हम्म। IS 38 का ही, कि अगर फर्ज करें कि एक इंटरनल जनरेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक हम्म। है, कंपनी का, तो उसको हम दिखा सकते हैं एज एन एसेट्स के नहीं? दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है। अगर वो इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर है, वो कंप्लीट हो गया, अभी ना वो रिसर्च फेज में है ना वो डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया तो हम जाहिर ही दिखा सकते हैं। इन 5 चीजें जो मैंने ऊपर बताई है ना, मास्ट हेड, पब्लिशिंग टाइटल, गुडविल और जो भी 2 चीजें हैं साथ, उसके अलावा जितनी भी इंटरनली जनरेटेड आपके इंटेंजिबल्स होंगे ना, आप उनको दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं? ये 2 फेजेस आपने टेस्ट कर लेना है कि अगर तो वो रिसर्च फेज के अंदर है तो फिर आप उसको नहीं दिखा सकते अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि वो तो सारे का सारा जो खर्चा होगा वो एक्सपाउंस आउट हो जाएगा। अगर वो डेवलपमेंट फेज में, तो डेवलपमेंट फेज में देखो कि वो अच्छी डेवलपमेंट में है कि वो 6 क्राइटेरिया मीट नहीं हुए बुरी डेवलपमेंट वाली फेज में। अगर तो अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज में है तो वो सॉफ्टवेयर आप अपने पास सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल के तौर पर दिखाओगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन अगर वो बुरी वाली डेवलपमेंट यानी 6 क्राइटेरिया को अभी तक उसने मीट नहीं किया तो आप अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। ठीक। हम्म। फिर मैंने थोड़ी सी ऐसी बात बताई थी कि अपने हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने यकम जनवरी को शुरू की है एक इंटेंजिबल को जनरेट करना, एक इंटेंजिबल बना रहे हैं हम खुद, जैसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हम, एग्जांपल लेके चलते हैं।
तो पहले अगर 8-9 महीने उसके ऊपर रिसर्च चलती रही है, 8 महीने फॉर एग्जाम्पल रिसर्च चलती रही है, 8 महीनों में 210 फॉर एग्जाम्पल खर्चा हुआ है हमारे पास, पहले 8 महीनों में खर्चा हुआ है 8 रुपए, तो ये 8 रुपए का खर्चा आप एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कर दोगे। अगले 2 महीने आपके पास डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो डेवलपमेंट बुरी वाली थी, इसको भी आप एक्सपेंस आउट कर दोगे। उसके बाद अगली 2 महीने क्या हुआ है कि जी आपके पास अच्छी वाली डेवलपमेंट चली है, तो इन 2 महीनों का जो खर्चा है ये 2 रुपए आपने इंटेंजिबल एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट कर देना। ठीक है, 2, यहाँ पे क्या करोगे 8, यहाँ पे 8 एक्सपेंस। तो इसके ऊपर मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन दूंगा, आपको वहां से ना इसकी लॉजिक समझ आ जाएगी, बहुत आसान सा स्टैंडर्ड है। अच्छा, फिर हमने यहाँ पढ़ लिया था कि कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आनी है, परचेज प्राइस, नेट ऑफ ट्रेड, डिस्काउंट, इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्स, जितने भी टैक्सेस वगैरह हैं जो नॉन रिफंडेबल हो, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स, प्रोफेशनल लीगल फीस, टेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एसेट, IAS 16 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। फिर कौन कौन सी चीजें नहीं आनी, ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग आप करवा भी दोगे उनकी तो वो भाग जाएंगे, तो इसको अपने पास एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप एक्सपेंस आउट करो फॉरन। एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कभी भी याद रखना, कभी भी आपके पास ना एसेट के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होती। एडमिन, जनरल ओवरहेड्स, रिलोकेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉसेस, आज के जो मैं सवाल दूंगा तकरीबन इन्हीं के ऊपर बेस कर रहे होंगे, तो इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से याद रखना पहले। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हमारे पास 2 मॉडल थे, या तो हम कॉस्ट मॉडल के ऊपर चलेंगे जो डिफॉल्ट मॉडल है हमारा, ठीक है, और रिवैल्यूएशन मॉडल पे, ठीक है। अब तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे कॉस्ट मॉडल, तो आपको पता है कि हमने कॉस्ट मॉडल में ना, अगर एक कंपनी कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर रही है तो वो अपने पास एसेट को कैसे रिकॉर्ड करती है, मैं जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आज हमारा एक नया स्टैंडर्ड साथ शुरू होना है, मैंने उसका थोड़ा सा हाव नाउ देना है आप लोगों को। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, मैं सबसे पहले एक पीपी कहता हूँ, चलो हमारे पास एक व्हीकल थी। हम IAS 16 में क्या करते थे कि व्हीकल फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये के लेके आए और वो डेप्रिशिएट होगी 10 रुपये, तो हम क्या करते थे कि ये 10 रुपये डेप्रिशिएट होगी, तो अब हमारे पास व्हीकल किताबों में नजर आएगी जी 190 की। ठीक है, तो कॉस्ट मॉडल पता है क्या कहता है कि आपके पास ना बुक वैल्यू पे नजर आना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको बुक वैल्यू का पूरा फार्मूला बताने लगा हूँ, जो आज तक आप लोगों ने ना अधूरा समझा था। ठीक है, कैरिंग अमाउंट हमेशा ऐसे निकलती है, याद रखना कि कॉस्ट में से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। ठीक है, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को भी माइनस कर देना है। वो इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, जैसे एसेट की वैल्यू में कमी डेप्रिसिएशन की वजह से आती है ना, इसी तरीके से कोई और वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आ जाती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम इम्पेयरमेंट लॉस, उसको हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे IAS 36, इसके ऊपर स्टैंडर्ड आपका 2-3 दिन लगेंगे इसके ऊपर, वो आज हमने स्टार्ट कर देना है इसके बाद ना, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के बाद हमें पता लगा कि हमने कैरिंग अमाउंट निकालनी है कॉस्ट मॉडल के थ्रू, तो कैसे निकलेगी, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, साथ एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी कैरिंग अमाउंट। तो कॉस्ट मॉडल कहता है कि आपकी कैरिंग अमाउंट निकलेगी जी, कैरिंग अमाउंट निकलेगी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस कर दो, क्योंकि अब आप IAS 38 पढ़े हो तो डेप्रिसिएशन चेंज होकर क्या बन जाएगी, अमोर्टाइजेशन, और इसमें से एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दो, तो आपके पास ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे पास रिवैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल में आपको याद होगा कि हमने IAS 16 में पढ़ा था, जो हमारे पास लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है, रीवैल्यूड अमाउंट को आप फेयर वैल्यू भी कह सकते हो, मार्केट वैल्यू भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका अच्छा नाम रिवैल्यूएशन मॉडल के तहत जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट ही होगी या फेयर वैल्यू होगी। उसमें से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दो, तो आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में तो आपके पास एसेट हमेशा कॉस्ट पे कैरी हो रहा होता है, लेकिन रीवैल्यूएशन जब हो जाती है तो एसेट उठ के कहाँ चला जाता है, रीवैल्यूड अमाउंट पे, तो अब आपके पास जो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है आप उसको डेप्रिशिएट कर रहे होते हो। तो इसलिए रीवैल्यूएशन मॉडल में कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगी कि फेयर वैल्यू में से आप सब्सिक्वेंट अमोर्टाइजेशन माइनस कर दोगे और इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस कर दोगे, तो आपके पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आपको अगर रिवैल्यूएशन याद हो तो ये रिवैल्यूएशन में हम क्या करते थे कि एसिड जब भी इंक्रीज होता था हम क्या करते थे, एसिड डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाता था, OCI में। अगर ये लेक्चर आपने नहीं लिया हुआ ना, तो मेरा संडे को जो लेक्चर आएगा ना रिवैल्यूएशन पे, कंसाइज लेक्चर IAS 16 का लास्ट, उसको ले लेना, आपकी रिवैल्यूएशन और हर चीज के जो कंसेप्ट है ना वो 0 से 100 तक मैं उसमें करवा दूंगा। तो बस रिवैल्यूएशन का मतलब कि एसिड की वैल्यू के अंदर इंक्रीज आ गया, तो ये हम क्या करते थे, रिवैल्यूएशन सरप्लस को कहाँ ले जाते थे, OCI के अंदर। तो वो यही कह रहा है कि इस मॉडल में अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो ना, तो आपने उसका गेन जो आएगा ना एसेट के ऊपर, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस OCI के अंदर जाएगा। ठीक है, और अगर कोई लॉस उसके अंदर आता था तो वो कहाँ जाता होता था, PNL में। ये सारी बातें रिवैल्यूएशन में मैंने बड़ी डिटेल से की हुई, लेकिन वहां पे रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखने के लिए आपके पास कोई वजह नहीं थी, आपके पास दो चॉइसेस अवेलेबल थी। यहाँ पे IAS 38 कहता है कि आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे तब रखना है किसी भी इंटेंजिबल एसेट को, इसके साथ कंडीशन लगी हुई है, इसीलिए तो उसने ऊपर बोला है कि आपने सारे इंटेंजिबल एसेट्स को बाय डिफॉल्ट ना कॉस्ट मॉडल पे रखना है। उस इंटेंजिबल एसेट को आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखना है जिसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो।
एक्टिव मार्केट अवेलेबल। अब एक्टिव मार्केट क्या होती है हम पहले ये देख लेते हैं। वो कह रहा है एक्टिव मार्केट क्या होती है, वो कह रहा है एक्टिव मार्केट इज अ प्लेस वेयर द आइडेंटिकल आइटम्स, बिल्कुल सेम टू सेम आइटम्स लेकिन उससे मिलती जुलती आइटम्स बिकती हो। हम जहाँ पे सॉफ्टवेयर बेचने जाएं फॉर एग्जांपल, क्योंकि इंटेंजिबल्स ना ऐसी नेचर की चीज होती है कि जहाँ इनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने कोई फार्मूला ड्राइव कर लिया, आपने कोई फार्मूला बनाया, आपने कोई डिजाइन बनाया, ठीक है, आपने कोई पेटेंट बनाया, आपने कोई रेसिपी बनाई है, ठीक है, आपने क्या किया है, आपने कुछ और डेवलप किया अपने पास, कोई और इंटेंजिबल एसेट डेवलप किया, तो इन चीजों की ना जनरली कोई मार्केट नहीं होती। आपके पास कोई लाइसेंस है, फिशिंग लाइसेंस है, इनकी कोई मार्केट नहीं होती हमारे पास। आप कभी भी नहीं देखोगे कि रोड पे खड़े होकर लोग कहेंगे फार्मूला ले लो, डिजाइन ले लो, हमसे रेसिपीज ले लो, पेटेंट्स ले लो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई इसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे तब रखना जब इनकी एक्टिव मार्केट हो, यानी इनकी खरीदो फरोख्त होती हो मार्केट के अंदर। अच्छा, दे आर ट्रेडेड फ्रीक्वेंटली, इनको हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, और रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग इसकी मौजूद हो किसी भी इंटेंजिबल एसेट की। प्राइसेस आर अवेलेबल टू द पब्लिक, लोगों को पता हो कि भाई ये फार्मूला, डिजाइन, ये पेटेंट, ये रेसिपी, ये लाइसेंस, जो भी आप इंटेंजिबल एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख रहे हो, इसकी प्राइसेस क्या है और स्टॉक मार्केट में ये वैल्यू हो रहे हो। तो अच्छा, वो कह रहा है व्हाई इट मैटर्स इन IAS 30, क्यों जरूरी है IAS 38 के अंदर। वो कह रहा था रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर इंटेंजिबल एसेट अंडर IAS 13 कैन ओनली बी यूज, ये आप सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हो इफ देयर इज एन एक्टिव मार्केट, बट दिस इज वेरी रेयर। वो कह रहा है ये बहुत रेयर होता है कि इंटेंजिबल के केस में, टेंजिबल एसेट तो जिनको हाथ लगा के देख सकते हो आप, मशीनरी, व्हीकल्स, ये कहीं ना कहीं मार्केट में बिक जाती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर और ये ऐसी ऐसी चीजें आपके पास इंटेंजिबल्स के जो नहीं बिकते मार्केट्स के अंदर। तो कह रहे हैं मोस्ट इंटेंजिबल लाइक पेटेंट, ट्रेडमार्क हैं आपके, सॉफ्टवेयर है, यूनिक होते हैं। मतलब आपने एक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या नाम है उसका, डी वाटसन एक हमारे पास वो है मेडिकल स्टोर। अब उन्होंने एक स्पेसिफिक किस्म का सॉफ्टवेयर अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाया हुआ है, जिसके अंदर 100 ब्रांचेस है ना, उन 100 ब्रांचेस का डाटा इंटीग्रेट हुआ हुआ है कि 100 ब्रांचेस में ये मेडिसिन यहाँ पड़ी है, वो मेडिसिन यहाँ पड़ी हुई है। फिर उन्होंने अपने अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखा होगा, पहले नेम आएगा कस्टमर का, फिर टैक्स आएगा, फिर डेट आएगी, फिर उसकी डिटेल्स आएंगी, फिर फलां 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 फलां। तो वो सॉफ्टवेयर एक स्पेशलाइज किस्म का सॉफ्टवेयर है, वो है तो इंटेंजिबल एसेट, लेकिन वो यूनिक फीचर्स रखता है, इस वजह से वो सिर्फ डी वाटसन के काम आ सकता है या ऐसी किसी बड़ी फार्मेसी के काम आ सकता है जो कि डी वाटसन की जो क्या नाम लेते हैं कंपैटिबल हो। तो डी वाटसन के लिए ये जरूरी होगा कि पहले वो देख ले कि मार्केट में उसका सॉफ्टवेयर, उसका इंटेंजिबल बिक सकता है, ये तो नहीं है कि वो यूनिक किस्म का है। तो कह रहा है इसलिए IAS 38 प्रोहिबिट करता है, मना करता है कि भाई आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे ना रखो, अगर रखनी है तो फिर आप साबित करो कि उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। और देयर आर ऑफन नो ऑब्जर्वेबल मार्केट, अक्सर औकात वो कहता है ऐसा ही होता है कि उसकी ना एक्टिव मार्केट होती ही नहीं। अब अब कह रहा है एग्जांपल ऑफ एक्टिव मार्केट, आपके पास एक फिशिंग लाइसेंस है, इशू किया गवर्नमेंट ने, डाटा आइडेंटिकल एंड फ्रीक्वेंटली बॉट एंड सोल्ड एट पब्लिक प्लेसेस। अब फिशिंग लाइसेंस है उसका जो है ना उसकी एक्टिव मार्केट होती है। फिशिंग लाइसेंस अपने में तो एक कागज होता है, हम उसको कहेंगे ये कागज देखने में लगेगा कि टेंजिबल है, इसको हम हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये टेंजिबल, इसको पेज को फाड़ भी दो ना तो इसके पीछे असल जो राइट है ना आपके पास, वो क्या है, फिश को कैच करने का राइट है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि इंटेंजिबल है, लेकिन इसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल है। एक्टिव मार्केट मतलब लोग जो हमारे पास नादरा वाले हैं, इसके अलावा हमारे पास और दूसरे फिशिंग लाइसेंस अथॉरिटीज हैं जो हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं शिकार करने का। तो वहां पे ये लाइसेंस पता होता है लोगों को कि मछली का लाइसेंस इतने का मिलता है, हमने अगर कोई बड़ी वेल कैच करनी है तो उसका लाइसेंस इतने का मिलता है, हमने जो चिड़ियों का, कबूतरों का शिकार करना है तो उनका लाइसेंस इतने का मिलता है। तो जिन इंटेंजिबल्स का लाइसेंस एक्टिव मार्केट का पता हो उनको आप रख लो रिवैल्यूएशन मॉडल पे, जिनका नहीं पता हो उनको नहीं रखना। अच्छा, एग्जांपल्स दैट आर नॉट एक्टिव मार्केट्स, ये वो एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक्टिव मार्केट नहीं होगी। क्या, एक कंपनी का ब्रांड नेम, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हाउस में डेवलपमेंट किया, यूनिक पेटेंट्स और प्रोप्राइटरी टेक। So in short, active market means a very open और transparent marketplace for identical intangibles. Identical बिल्कुल मिलता जुलता intangibles के लिए एक open transparent place हो, which is almost never the case, making revaluation very uncommon for intangible। तो कहता है कि भाई इससे पता लगता है कि एक्टिव मार्केट अक्सर औकात नहीं होती, और जिस वजह से ना रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं होता इंटेंजिबल्स के ऊपर, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई रिवैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करो। अच्छा, फिर हमने इसके बाद ये पढ़ लिया था कि हमारे पास रिसर्च वाली फेज को हमने क्या कर देना है, डेप्रिशिएट, रिसर्च वाली फेज को एक्सपेंस आउट कर देना है, और डेवलपमेंट वाली फेज जो 6 क्राइटेरिया को मीट करिए उसको हमने क्या कर देना, इंटेंजिबल एसेट के तौर पे कैपिटलाइज कर देना है। अब आ जाती है जी बारी अमोर्टाइजेशन की। इसके ऊपर छोटी सी बात है,
सिर्फ। ये स्टैंडर्ड इतना डिटेल में टेस्ट नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर इतनी ज्यादा ग्रिप भी नहीं होती। IS-16 के अंदर इसके बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, वो डिस्कस हो गए होते हैं, तो इस वजह से ना इसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान। अमोर्टाइजेशन, जैसे वहाँ डेप्रिसिएशन होती थी, यहाँ अमोर्टाइजेशन होती है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है फाइनाइट लाइफ, एक है इनफाइनाइट लाइफ। फाइनाइट लाइफ का मतलब ये है कि हमें पता है कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर ने अगले 10 साल फायदा देना है। ठीक है, हमारे पास कोई पेटेंट है, हमें पता है उसने हमें अगले 10 साल फायदा देना है, 15 साल फायदा देना है। हमारे पास कोई फार्मूला है, हमारे पास कोई रेसिपी है, हमें पता है उसने 20 साल फायदा देना है। ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी फाइनाइट लाइफ हो, यानी जिनकी लाइफ आपको पता हो कि इन्होंने इतने साल फायदा देना है, आपने उनको अमोर्टाइज करना है उनकी फाइनाइट लाइफ के ऊपर, उनकी यूजफुल लाइफ के ऊपर। फाइनाइट लाइफ, उनकी यूजफुल लाइफ के ऊपर आपने उनको क्या करना है, अमोर्टाइज। जैसे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे वैसे ही आप करोगे। लेकिन कुछ इंटेंजिबल एसेट ऐसे होंगे आपके पास कि जिनकी लाइफ जो है ना वो इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मतलब कोई पता नहीं कितनी है, कोई पता नहीं कितनी है, मतलब 100, 250, 300, 400, 500 साल। फिशिंग लाइसेंस दे दिया आपको गवर्नमेंट ने, फिशिंग लाइसेंस दे दिया आपको गवर्नमेंट ने, आपके पास इंटेंजिबल एसेट है। और हमने पूछा गवर्नमेंट हम इसको कितना टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने कहा जब तक तुम जिंदा हो, या जब तक क्या नाम लेते हैं ये दुनिया है, तब तक तुम्हारी पुश्तें ये सारी यहाँ से मछलियां ना कैच करके और बेचेंगी, और हम तुम्हें लाइसेंस ग्रांट कर रहे हैं हमारी तरफ से। तो अब इसकी लाइफ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ऐसे जो इंटेंजिबल एसेट ऑन जिनकी लाइफ इनफाइनाइट हो, पता ना हो कितनी है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, डू नॉट अमोर्टाइज, हमने उनको अमोर्टाइज नहीं करना। भाई जब लाइफ ही नहीं पता तो किस पे अमोर्टाइज करेंगे, किस पे हम उसको क्या नाम लेते हैं, उसकी वैल्यू में कमी लेके आएंगे, किस लाइफ के ऊपर। तो फिर इसके साथ क्या करना है, आपने क्या करना है, इंपेयरमेंट टेस्ट करना है इसके ऊपर परफॉर्म। इंपेयरमेंट टेस्ट क्या होता है, हम लेक्चर के एंड तक हमें पता लग जाएगा। इंपेयरमेंट टेस्ट आपने परफॉर्म करना है। आपने कहना है कि अमोर्टाइजेशन की वजह से तो इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई। हाँ, इम्पेयरमेंट की वजह से तो कोई वैल्यू में कमी नहीं आई इसकी। बस आपने क्या करना है कि इसको अमोर्टाइज नहीं करना और इसकी इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको अमोर्टाइज करना है, क्योंकि इसकी यूजफुल लाइफ है बड़ी। और इसको इम्पेयरमेंट, इसका भी इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है, लेकिन लेकिन तब करना है व्हेन देयर आर इंडिकेटर, जब आपके पास इंडिकेशंस हो। और वो इंडिकेशंस क्या होंगी वो हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो अब आपके पास सवाल वो बना के दे सकता है कि एक सॉफ्टवेयर आपके पास है और कंपनी को पता नहीं कि उसने कितने साल यूज करना है, इनफाइनाइट लाइफ है, तो आप उसकी अमोर्टाइजेशन ना निकाल के आ जाना। ठीक है, आप उसके अलावा अगर वो आपको कोई हिंट दे के भाईजान अमोर्टाइजेशन के अलावा इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए आपको डाटा दे दे, तो आपने उसका इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर देना सिंपली, बस। बाकी जो फाइनाइट लाइफ वाले में आपने आपने उसका क्या करना है, उसका आपने क्या करना है, सिंपली अमोर्टाइज भी करना और इंपेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है जब इंडिकेटर्स हो। तो हमारे पास यहाँ पे एक रूल डेवलपमेंट होगी, वो मैं आपको यहाँ लिखवा देता हूँ, आपने अपने पास नोट भी कर लेनी है। ऐसे इंटेंजिबल जिनकी फाइनाइट लाइफ हो, ऐसे इंटेंजिबल जिनकी इनफाइनाइट लाइफ हो, आप इनको अमोर्टाइज करोगे। ठीक है, और इनकी इम्पेयरमेंट भी करोगे व्हेन देयर इज इंडिकेशन। इनको डू नॉट अमोर्टाइज, इनको अमोर्टाइज नहीं करना आपने। आपने इनके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है, और वो कब करना है, एनुअली, हर साल भी करना है। एंड आल्सो व्हेन इंडिकेशन, जब आपके पास इंडिकेटर आ जाए कोई इम्पेयरमेंट का, इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स क्या हो वो देख लेंगे हम। ठीक है, जब आपके पास कोई इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर्स आ जाए, आपको पता लगे कि माहौल के अंदर ऐसे साने होने लगे हैं, ऐसे वाकयात होने लगे हैं, जिससे अब हमें अंदाजा हो रहा है कि हमें अपने एसेट्स को, इंटेंजिबल को चेक कर लेना चाहिए, इनकी इम्पेयरमेंट टेस्ट इनके ऊपर लगा के देख लेना चाहिए क्या इनकी वैल्यू के अंदर कोई कमी तो नहीं आई। तो फिर हम क्या करेंगे, इनकी एक तो हमने इम्पेयरमेंट को एनुअली भी परफॉर्म करना है, और आल्सो व्हेन द इंडिकेशन, व्हेन देयर इज इंडिकेशन। ठीक है, यहाँ तो कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लो।
क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अच्छा जी, अब हमारे पास ना तीन इंटेंजिबल ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले है परचेज्ड गुडविल। आपने कोई गुडविल परचेज किया और वो आपकी किताबों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन करंट एसेट के तौर पे गुडविल नजर आ रही है। आपने कंसोलिडेशन की हुई, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि आपकी किताबों में जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो आपके पास गुडविल नजर आ रही होती थी नॉन करंट एसेट्स में। फॉर एग्जाम्पल वो 100 रुपए की गुडविल है, और आपको ये अच्छे तरीके से याद होगा कि कभी आपने गुडविल को अमोर्टाइज नहीं किया था। कभी भी आपने गुडविल को अमोर्टाइज नहीं किया था। क्या कभी किया था? नो। तो गुड, ये तीन इंटेंजिबल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आपने कभी भी अमोर्टाइजेशन नहीं निकालनी, कभी भी अमोर्टाइजेशन इनको नहीं करना। सबसे पहले नंबर पे परचेज गुडविल। आपने गुडविल बेशक परचेज की हुई है, लेकिन गुडविल कभी भी अमोर्टाइज नहीं होती, ठीक है। किसी का ब्रांड नेम कभी सुना कि ब्रांड नेम अमोर्टाइज हो रहा है? और कंसोलिडेशन तो इसकी एक वाज़ेह मिसाल थी। कंसोलिडेशन में अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी था। इसके बाद हमारा कंसोलिडेशन ही आएगा अगला नेक्स्ट टॉपिक, तो हम उसमें गुडविल के ऊपर बड़ी डिटेल से बात कर लेंगे। अगर कोई कमी पेशी होगी तो वहाँ सॉल्व हो जाएगी आपके दिमाग से। इसके अलावा हमने ये तो पहले ही आगे पढ़ लिया कि इंटेंजिबल जिनकी इंडेफिनेट लाइफ है हमने उनको भी अमोर्टाइज नहीं करना। और डेवलपमेंट वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस किस चीज को कहते थे? कि जो चीज अभी बनी नहीं है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ था कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना तब शुरू कर रहे हैं जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो। अच्छे तरीके से याद होगा ना आपको, ये वर्ड टेस्ट होता है एग्जाम के अंदर। जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज है तब आपने डेप्रिसिएशन शुरू करनी है, और जब एसिड डिस्पोज कर दिया तब आपने डेप्रिसिएशन को क्या कर देना? बंद कर देना। तब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देनी। इसी तरीके से जैसे आईएएस 16 में होता था, इसी तरीके से आईएएस 38 भी कहता है जब एसिड अवेलेबल फॉर यूज है तब आपने अमोर्टाइजेशन शुरू करनी है, और जब एसिड डिस्पोज कर दिया तो अमोर्टाइजेशन को अब बंद कर दो। बीच में आंधी तूफान बारिश जलजला सैलाब कुछ भी आ जाए, मैनेजमेंट कोई भी बहाना कर ले, आपने कभी भी जैसे डेप्रिसिएशन नहीं रुकती थी वैसे अमोर्टाइजेशन भी नहीं रुकेगी। तो वर्क इन प्रोसेस का मतलब है कि अभी वो मुकम्मल तौर पे बनी नहीं है, वो बनने के फेज में अभी 50%, 60%, 70% कंप्लीट हुई है। तो जो चीज कंप्लीट ही नहीं हुई तो उसको अमोर्टाइजेशन आपने चार्ज नहीं करनी। आपको अच्छी तरीके से पता होगा नॉन करंट एसेट में वर्क इन प्रोसेस एसेट हमारा आ रहा होता है, शायद कॉस्ट में आपने पढ़ा हो ये, ठीक है। अभी 50 रुपए का बन गया, ठीक है। बाद में जब वो फिनिश गुड बन जाएगा, फिनिश गुड कंप्लीट एसिड बन जाएगा, हम उसको एसिड के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास, तब हम उसके ऊपर अमोर्टाइजेशन चार्ज करना शुरू करेंगे। तो पता लगा कि यहाँ से तीन चीजें, इनको कभी भी हमने अमोर्टाइज करना नहीं करना। इसके अलावा जितने भी इंटेंजिबल्स हैं, अदर्स लिख दिया मैंने, अब उनका नाम लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। जितने भी इंटेंजिबल्स हैं आपने उनको क्या करना है? अमोर्टाइज करना है। साथ इम्पेयरमेंट भी करनी है, अब मैं साथ लिख नहीं रहा, इम्पेयरमेंट भी करनी है जब क्या है कोई इंडिकेशन आए, जब क्या है कोई इंडिकेशन आए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो ऊपर मैंने लिखी हैं आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है, लेक्चर अपलोड करके, या फिर मैं आपसे लेक्चर नोट शेयर कर दूंगा, वहां से रोक के आप इसको कॉपी कर लेना। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने। अच्छा जी, वो कह रहा है टाइप ऑफ लाइफ। अगर फाइनाइट लाइफ है तो आपने क्या करना है? अमोर्टाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और इनडेफिनेट लाइफ है तो डू नॉट अमोर्टाइज, टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। एनुअली आपने उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना है। अमोर्टाइजेशन मेथड कौन सा यूज करें सर? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करें, सम ऑफ डिजिट यूज करें? सवाल वाला अगर आपको बता दे तो वही मेथड यूज कर लेना, नहीं तो आईएएस 16 में भी बताया था कि अगर आपको बिल्कुल इक्वल फायदा आना है, हर साल बराबर फायदा आना है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लेना। आपको पहले साल में ज्यादा फायदा आना है, दूसरे साल में कम, फिर तीसरे साल में उससे कम, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर लेना। सम ऑफ डिजिट और उसका भी आपको पहले बता दिया था। तो इसमें आपसे वो चीज टेस्ट नहीं करेगा, उसमें आपको मेथड बता देगा। तो मोस्ट कॉमन जो मेथड है ना वो स्ट्रेट लाइन मेथड है जो इंटेंजिबल्स में आता है। तो आपसे भी वो इंटेंजिबल्स में ये स्ट्रेट लाइन मेथड ही टेस्ट करेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना हमेशा के एक बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे इंटेंजिबल्स की जो रेजिडुअल वैल्यू है ना वो जीरो होती है।
रेजिडुअल वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये अपने पास लिख लेना बात, ठीक है। तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू जैसे हम माइनस करते थे ना स्ट्रेट लाइन मेथड में, यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते थे, तो ये आपने ऑलवेज 0 एज्यूम करनी है, क्योंकि हमने अभी इतनी लंबी चौड़ी बहस की थी कि उसकी कोई एक्टिव मार्केट होगी तो वो बिकेगा। और रेजिडुअल वैल्यू क्या होती थी कि जब एसिड की जिंदगी खत्म हो जाएगी 4 5 6 साल बाद, तो वो मार्केट में इतने का तो कम से कम बिक ही जाएगा। इनकी तो मार्केट ही नहीं होती, तो ये इतने का कैसे बिक जाएगा। हाँ, आपके पास अगर बहुत पुख्ता सबूत है कि उसकी जब वो जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी तो उसकी एक्टिव मार्केट होगी और वो फिर इतने का बिक जाएगा, फिर आप उसकी रेजिडुअल वैल्यू ले सकते हो। लेकिन आपके पास बाय डिफॉल्ट कैटेगरी यही है कि आपकी इंटेंजिबल्स की रेजिडुअल वैल्यू 0 होती है हमेशा। और यूजफुल लाइफ को आपने रिव्यू करते रहना एनुअली। आपने चेंज इन एस्टिमेट में पढ़ा होगा कि हमने डेप्रिसिएशन मेथड को, यूजफुल लाइफ को, डेप्रिसिएशन के रेट को, इनको एनुअली रिव्यू करते रहना है। और अगर इसके अंदर कोई चेंज आ जाए तो आपने क्या करना है, उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर लेना है। उसके बाद आ गया इम्पेयरमेंट। अच्छा, इस इम्पेयरमेंट को ना आपने यहाँ तक ना जरा इसको स्टॉप कर देना है। ये जब मैंने लेक्चर के एंड में इम्पेयरमेंट शुरू करवाना है ना, तो वहां से आपने फिर आके दोबारा इसको पढ़ लेना। इसके बाद आ गया एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। तो अब मैं इसको जरा छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद ऊपर से पढ़ा देता हूँ। जैसे वहां पे डिस्पोजल होता था, आपको याद होगा हमने डिस्पोजल में दो कैटेगरीज पढ़ी थी कि एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट के ऊपर बन रहा है, या एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू के बन रहा है। बुक वैल्यू का मतलब नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट के ऊपर बन रहा था तो हम क्या कर रहे थे, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेबिट अगर कोई एसेट डिस्पोज कर दिया हमने, और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन लेते थे। कैसेट नहीं रहा तो उसकी डेप्रिसिएशन, सारी डेप्रिसिएशन को भी किताबों में से निकाल दो, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन डेबिट। फिर एसेट को बेच के पैसे आए, कैश डेबिट अपने पास कर लो। फिर उसके बाद एसेट निकल गया आपके पास किताबों से। एसेट अगर पड़ा ही कॉस्ट पे है तो किताबों से में भी उसकी कॉस्ट निकलेगी, और गेन और लॉस आपके पास बैलेंसिंग फिगर होगा। यहाँ आया तो गेन पीएनएल में जाएगा, यहाँ आया तो लॉस पीएनएल में जाएगा, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये जी उसकी एंट्री हुआ करती थी। सेम एज इट इज डिटो कॉपी एंट्री जो IS 16 में डिस्पोजल की होती थी, वही डिस्पोजल की एंट्री यहाँ होती। अगर एसेट अकाउंट हमारा नेट बुक वैल्यू पे पड़ा है, नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन रहा, तो हम क्या करते थे, हमारे पास पैसे आए कैश डेबिट, और एसेट हमारे पास किताबों से निकल गया। एसेट पड़ा ही बुक वैल्यू पे, तो एसेट की बुक वैल्यू किताबों में से निकल गई, प्लस गेन और लॉस हमारे पास आ जाएगा। अगर लॉस आया तो वो यहाँ आ जाएगा, और अगर गेन आया तो वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आया तो बता दो, पूछ लो। नो सर। और आपका कोई क्वेश्चन है? नो। अच्छा, अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे थे तो हम डेप्रिसिएशन की एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री करते होते थे। और हम जब नेट बुक वैल्यू मेथड के ऊपर चल रहे होते थे तो हम क्या एंट्री करते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। तो भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो होगी नहीं ना, तो एसिड को ही क्रेडिट कर देते थे, एसिड को हम कम कर देते थे। फिर हम इसमें जो टी अकाउंट इसमें बनाते थे, दो टी अकाउंट बनते थे। ये सिर्फ उसकी रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सब कुछ डिटेल में IS 16 के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। एसिड का अकाउंट अगर कॉस्ट पे बन रहा है तो यहाँ क्या आ जाता था जी, ओपनिंग आ जाता था, ठीक है। उसके बाद कोई एडिशन होती थी एसिड के अंदर तो वो यहाँ आ जाती थी। फिर यहाँ से डिस्पोजल। एसिड अकाउंट अगर कॉस्ट पे बन रहा है तो उसमें से निकलेगी भी कॉस्ट, एसिड नहीं रहा किताबों में तो निकाल दो। उसके बाद कैरी डाउन आ जाते थे कि हमारी कैरिंग डाउन में इतने एसिड्स पड़े, ठीक है। उसके साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बन रहा होता था, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या क्या आता था जी, ओपनिंग एसिड का काउंटर अकाउंट होता था, तो हम क्या करते थे, ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। ओपनिंग यहाँ क्या आता था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अगर एसिड किताबों में नहीं रहा तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी किताबों में नहीं रहनी चाहिए, वो भी निकाल दो। फिर ये हमारे पास क्या जाता था, इसका कैरी डाउन। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ डिस्पोजल का अकाउंट बनता था। कैसे, वो सारे रूल जो वहां अप्लाई होते थे यहाँ अप्लाई होते हैं, कि वहां पे एसिड अकाउंट हो रहा है क्रेडिट और डिस्पोजल हो रहा है डेबिट, तो हमने यहाँ के कर दिया। यहाँ पे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट हो रहा है डेबिट और डिस्पोजल हो रहा है क्रेडिट, हमने आके कर दिया। ये डिस्पोजल की एंट्रीज थी। फिर हमारे पास सेल प्रोसीड या कैश आ जाता था यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास गेन होता था वो यहाँ जाता था, और लॉस होता था तो यहाँ जाता था, पीएनएल कहीं पे भी आ सकता है।
लेकिन इसी तरीके से अगर हमारा डिस्पोजल अकाउंट, सॉरी, नेट बुक वैल्यू, हमारा कॉस्ट, वो जो एसेट का अकाउंट है वो नेट बुक वैल्यू पे बन रहा होता था, तो हम सिंपली क्या करते थे जी, हमारे पास यहाँ आ जाएगा ओपनिंग, यहाँ कोई एडिशन हुई है, कोई और एसेट हम खरीद के लेके आए हैं, और यहाँ पे क्या करते थे, अगर कोई डिस्पोजल हुआ है तो डिस्पोजल की क्या निकलती थी यहाँ से, बुक वैल्यू, क्योंकि ऊपर पड़ी क्या है, बुक वैल्यू। और यहाँ हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ले लेते थे, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना करो, आप एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू पे बना लो और डेप्रिसिएशन को एसेट के अकाउंट के अंदर चार्ज कर दो, तो एसेट क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, जो भी मैंने इंटरेस्ट लिखवाई हुई थी, तो हमारे पास यहाँ कैरी डाउन आ जाता था एसेट का। और इसके साथ जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है, वो उसको हम ऐसे काट देते थे कि ये बनता ही नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक अकाउंट बनता है। और यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनता था जी, एसिड का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और डिस्पोजल का अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो एसिड यहाँ पे आ जाता था, ये एसिड की क्या आती थी जी, बुक वैल्यू, जिस दिन डिस्पोज हुआ उस दिन की बुक वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ आती होती थी। और ये तो बनता ही नहीं अकाउंट, तो इसलिए ये नहीं आएगी यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आती थी जी, सेल प्रोसीड। अगर यहाँ आया तो लॉस आया, यहाँ आया तो क्या आपके पास आया जी, गेन। तो ये सब कुछ था जो हमने IAS 16 के अंदर पढ़ा हुआ था, और यही सब कुछ एज इट इज सिंपल आपके पास यहाँ पे भी अप्लाई होता है। फिर इसके बाद हमने कहा था कि ये तो वो डिस्पोजल था जो हमने पैसे दे के किया, यानी हमने एक एसिड बाहर जाके मार्केट में बेच दिया और हमें पैसे मिल गए। फिर हमने डिस्पोजल पढ़ा था एक्सचेंज के थ्रू, हमने एक एसिड दिया, ये एसिड ए है और बी है, हमने अपना ए एसिड दे दिया और कुछ पैसे दिए साथ, और ये बी वाला एसिड हमने ले लिया, हमने परचेज कर लिया यहाँ में। तो एक्सचेंज के अंदर हमने भी पढ़े थे, 4 केसेस हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 बिल्कुल सेम थे, तो हमने लिख दिया था कि ऐसा केस जिसके अंदर सबसे पहला था कि हमारे पास कमर्शियल सब्सटेंस ही ना हो, सवाल के अंदर उसने लिख के दिया हो कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। और दूसरे नंबर पे ऐसा केस जिसके अंदर हमारे पास दोनों एसिड जो हमने दिए हैं, फेयर वैल्यू बहुत एसिड हमारे पास दी ना हो, तो ये हो गया केस नंबर 1। हालांकि देखा जाए तो अलग अलग 2 केस हैं, लेकिन इनकी ट्रीटमेंट एक ही है। तो हम क्या कहते थे, न्यू एसिड जो हमारे पास आया है ना, न्यू एसिड, उसको हम डेबिट करेंगे बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, कि जो ओल्ड एसिड है उसकी बुक वैल्यू। इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो इतवार वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना आपने सिर्फ याद रख लेना किस केस में क्या होना है। अगर वो आपको सवाल के अंदर लिख के दे दे कि आपने ए एसिड बेचा है, ठीक है, और बी एसिड खरीदा है, एक्सचेंज किया, आपस में एक्सचेंज किया, इसके अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता था, कैश नॉट इन्वॉल्व, कोई पैसे आए गए नहीं है, पहला केस, ठीक है। कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, आपने अपना एसिड दिया, सिमिलर एसिड, उसे सिमिलर एसिड खरीद लिया, या जो आपने दिया उसकी फेयर वैल्यू भी नहीं पता मार्केट में, और जो आपने लिया उसकी भी फेयर वैल्यू मार्केट में पता नहीं है, तो नया एसिड डेबिट करोगे बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड से, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड से। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास, यानी दूसरा केस जो बनता है इसके अकॉर्डिंगली, दूसरा केस ये था कि फेयर वैल्यू ऑफ बोथ गिवन हो, हमें पता हो कि ए की फेयर वैल्यू भी इतनी है जी, 10 रुपए है जो दिया, और जो खरीद रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू है 20 रुपए। अगर दोनों की फेयर वैल्यू पता हो, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ गिवन बट फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसिड इज मोर एविडेंट, जो आपने एसेट लिया है ना, जो आपने एसेट एक्वायर किया, उसकी जो फेयर वैल्यू है मोर एविडेंट, यानी अच्छे तरीके से उसके अंदर वो ज्यादा आपको श्योरिटी के साथ पता है। तो आप क्या करते थे कि न्यू एसेट अपने पास रिकॉर्ड करते थे, कैसे, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट पे। और जो तीसरा केस था कि आपके पास फेयर वैल्यू दोनों एसिड की जो है ना वो पता है, तो आप क्या करते थे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड ले लेते थे। और इसके अंदर आप साथ ये भी करते थे प्लस कैश पेड, अगर आपने कोई कैश पे किया तो वो ऐड कर दो, और माइनस कर दो कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो जी ये आपके पास थी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन। तो इसमें सबसे पहले वही बिल्कुल डिस्पोजल की एंट्रीज, वही डिस्पोजल की एंट्रीज होनी है, कुछ भी नया नहीं होना था। ये मैंने काफी बार वैसे एक्सप्लेन भी किया कि जो आपका नया एसिड आया उसको डेबिट कर दो अपने पास। पहले वाले केस में नया एसिड डेबिट करोगे बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड से,
एक एसिड अपने पास आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब जो पुराना गया उसको तो निकालो किताबों से, उसके लिए वही एंट्रीज जो याद की थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराने एसिड की डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक। ठीक है, अगर आपने पैसे आपको मिले हैं तो आप क्या करोगे, कैश रिसीव्ड को यहाँ करोगे डेबिट, पैसे आपको मिले हैं, जैसे वहां कैश डेबिट कर देते थे, और पुराना एसिड आपके पास से चला गया, पुराना एसिड आपके पास कॉस्ट पे से निकाल दो, उसकी कॉस्ट किताबों में से, ना उसकी कॉस्ट रही किताबों में, ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो एंट्रीज ऊपर की थी वही एंट्रीज डिटो कॉपी यहाँ कर देनी है। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ भी आ सकता है, अगर यहाँ आया तो आपके पास लॉस आ रहा है, ठीक है, और अगर यहाँ आया तो आपके पास क्या आ रहा है जी, गेन आएगा। अब इस एंट्री को मॉडिफाई करते जाना और सारी एंट्रीज बनाते जाना। दूसरे केस में फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड ले लेना, यहाँ पे न्यू एसिड को डेबिट करोगे फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड से, ठीक है, लेकिन पुराना एसिड तो कॉस्ट से निकलेगा किताबों से, पुराने की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी निकाल देना। अगर आपने कैश रिसीव किया तो ऐड कर देना, अगर कैश पे किया है तो यहाँ से कैश पेड क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी एंट्रीज बना लेनी है। ये बातें मैंने काफी एक्सप्लेन भी की हुई है, लेकिन अगर ना समझ आए, दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद चाहो तो संडे वाली वीडियो देख लेना, उसमें ये सब कुछ होगा दोबारा से। तो ये था जी इसकी डिस्पोजल, कि आपने जब उसको डिस्पोज करना है, तो अब आपने ये एक्सचेंज आपने पढ़ लेना, फेयर वैल्यू यूज हुई है, फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, डिस्पोजल भी मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे तरीके से, सारा रिवाइज भी करवा दिया कि डिस्पोजल में हम क्या करते होते थे, गेन और लॉस कैसे निकालते होते थे, कैरिंग अमाउंट में से हम प्रोसीड्स को माइनस कर देते थे, और जो भी हमारे पास गेन लॉस आया उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाते थे। ये तो सिर्फ कहानी की बातें लिखी है, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दी। डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब खत्म हो जाती है ना, अब एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, ये सब कुछ बना देते हो, उसके बाद ना 10 15 20 सफ़े होते हैं आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसके अंदर आपने ना इंग्लिश में बातें लिख के बतानी होती हैं, उसको कहते हैं डिस्क्लोजर्स। तो इंटेंजिबल्स अगर आपके पास पड़े हैं ना, तो उन इंटेंजिबल्स के बारे में ना आपने ये कुछ चीजें हैं जो आपने बतानी है। जो आपके पास इंटेंजिबल पड़े हैं उसकी यूजफुल लाइफ बताओ, फाइनाइट वाले कौन से हैं और इनफाइनाइट इनडेफिनेट वाले कौन से हैं, उनकी अमोर्टाइजेशन मेथड कौन सा यूज करें वो भी बता दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बता दो। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कैरिंग अमाउंट, सिंपल ये समझ लो, ठीक है, कैरिंग अमाउंट ये बतानी है आपने। रिकंसिलेशन बनानी है आपने किस चीज की, कैरिंग अमाउंट की, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, इसको कहते हैं रिकंसिलेशन को कहते हैं नोट। ये भी आपको संडे वाले लेक्चर में मिलेगा, IAS 16 का नोट कैसे बनता है, उसका सिर्फ एक सवाल मैंने करवाना है। वो हो सकता है कि आपसे अगर IAS 16 का फुल फ्लैट सवाल आए तो उसमें आपके पास से वो नोट को टेस्ट करे। तो नोट कुछ भी नहीं है, टी अकाउंट अगर आपको बनाना आता है तो नोट 2 मिनट में आप बना लोगे। तो ये रिकंसिलेशन है, एक्चुअली ये नोट है। फिर आपने बेसिस ऑफ डिटरमिनिंग यूजफुल लाइफ, आपने यूजफुल लाइफ 5 साल 6 साल 10 साल क्यों लिए, लिख के बताओ। नेचर ऑफ इंटेंजिबल, किस तरह का नेचर का आपके पास इंटेंजिबल पड़ा हुआ है। डिटेल ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, कितने इंटरनली जनरेट किए आपने इंटेंजिबल्स को। और रिवैल्यूएशन अगर है, आपने रिवैल्यूएशन लगाई हुई है किसी इंटेंजिबल के ऊपर, तो फिर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दोगे क्यों लगाई है, एक्टिव मार्केट है पड़ी, इसके सारे प्रूफ वगैरह आप लिख के बताओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। अब इंपॉर्टेंट नोट्स, इफ डेवलपमेंट कॉस्ट डू नॉट मीट क्राइटेरिया तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंस कर देंगे, हमने कहा, हमें तो पता है पहले से। amortization begin when the asset is available for use, not necessarily when it generates revenue। तो ये बात हमने पहले से बांध लेना, पहले भी IAS 16 में अच्छे तरीके से आपको बताई हुई है। indefinite life intangibles can never be amortized but must be tested annually for impairment, ये बात भी हमने पढ़ ली है। और अगर चेंज आ जाए यूजफुल लाइफ और मेथड के अंदर तो आपने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट IAS 8 को अप्लाई कर देना है, यानी अगली डेप्रिसिएशन आपने फिर चेंज इन एस्टिमेट के फार्मूले से ही निकालनी है। और चेंज इन एस्टिमेट का फार्मूला मैंने उस दिन आपको बता दिया था, यहाँ पे सिर्फ एक सेकंड के लिए इसको रिकॉल कर देता हूँ, फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। तो मैंने चेंज इन एस्टिमेट बताया था कि अगर चेंज इन एस्टिमेट आ गया जिस दिन चेंज इन एस्टिमेट आया ना, आपने खड़े होकर सोचा आज एक एसेट खरीद के लाए, उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, अब 2 साल गुजर गए हैं, 8 साल उसकी यूजफुल लाइफ रह गई, आपने सोचा अब 8 साल नहीं है इसकी यूजफुल लाइफ, मुझे लगता है कि अब ये 5 साल बहुत मुश्किल से चलेगा। तो स्टैंडर्ड कहता है जिस दिन चेंज इन एस्टिमेट आए ना, आपने प्रोस्पेक्टिवली चलना है। प्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है सिर्फ आपने अगले सालों को सही करना है, पिछले सालों में जो हो गया उसको आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं करना। हालांकि IAS 8 जो है ना, उसको चेंज इन एस्टिमेट का स्टैंडर्ड है, वो भी आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो उसमें हम डिटेल में जाके पढ़ लेंगे। तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि आपको आसान सा फार्मूला, आपने जो न्यू डेप्रिसिएशन निकालनी है ना, वो न्यू डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, बुक वैल्यू आप निकाल लो, बुक वैल्यू एट टाइम ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, उसमें से आप रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो एट टाइम ऑफ चेंज इन एस्टिमेट,
और उसको डिवाइड कर दो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एट टाइम ऑफ चेंज इन एस्टिमेट, तो आपके पास नए सालों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना इंटेंजिबल मेरी साइड से खत्म होता है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ऑन कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लो। नहीं नहीं। ठीक हो गया। तो आपको अब IS-38 के मैं क्वेश्चंस वगैरह सारे प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उनको पहले तो सॉल्व करना है अपनी तरफ से, फिर उसके बाद अगर ना हो आपसे तो उसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा और होमवर्क भी मिल जाएगा। अब हम ना अपना IS-36 शुरू करने लगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। IS-36 है हमारा इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, हम है डाइवो वाले। ठीक है, हम डाइवो की बसेस चलाते हैं। हम एक डाइवो की बस खरीद के लेके आए और वो डाइवो की बस ना 100 रुपए की थी, फॉर एग्जाम्पल 100 मिलियन की थी। हमने जब इसको खरीद के लेके आए ना, हमने सोचा कि इसकी यूजफुल लाइफ है ना, अल्लाह आपका भला करे, वो जी 10 साल है इसकी यूजफुल लाइफ, चलने ज्यादा होगी 10 साल, 5 साल है इसकी यूजफुल लाइफ। अब हम अपने पास आगे हमने अच्छे तरीके से ना 1 जनवरी 2001 को ये बस चलानी शुरू की। हमने पास अपने पास डाइवो बस रिकॉर्ड कर ली अपने पास, हमने कहा कि पीपी डेबिट हो गया हमारे पास 100 मिलियन से, और हमारे पास एक कैश क्रेडिट हो गया 100 मिलियन। फिर आया जी 31 दिसंबर 2001। हमने कहा कि हमारी बस 1 साल डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो हमने इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया स्ट्रेट लाइन मेथड पे। हमने कहा कि ये 100 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ किया, तो हमारे पास 20 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब हमारी जो बस है वो किताबों में 80 रुपए पे नजर आने लग गई है। ठीक है, 20 रुपए डेप्रिशिएट होने के बाद, इसके बाद दोबारा 1 साल और गुजर गया, हमने 2 साल अच्छे तरीके से डेवो को बस को चलाया और बहुत पैसा कमाया हमने। तो हमने हमने इसको दूसरे साल भी डेप्रिशिएट कर दिया। 2 साल गुजरने के बाद हमारी किताबों में, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये डाइवो बस कितने पे नजर आ रही होगी। हम अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट बनाए तो हम कहेंगे कि नॉन करंट एसेट में हमारे पास एक पीपी नजर आ रहा है। पीपी में कौन है जी, डाइवो बस है। उसकी डाइवो बस की कीमत यहाँ 2002 का साल, ये 2001 का साल। तो पहले 2001 के लिए 100 में से हम माइनस कर देंगे जी 20। 2001 के एंड पे वो कितने पे नजर आ रही होगी, 80 की। और 2002 के एंड पे वो कितने की नजर आ रही होगी, 20 माइनस 20, 60। अब 2 साल गुजर जाने के बाद ना यकदम एक एंट्री हुई, यकदम ना यूटोंग वाले आ गए। हमारे सामने न्याजी अड्डे वालों ने भी 2 बसें खरीद ली। हमारे अड्डे के सामने न्याजी अड्डे वालों ने भी 2 बसें खरीद ली, और वो डबल डेकर बसें थी, बड़ी प्यारी सी थी। उनके आगे बहुत सारे ना शीशे लगे हुए थे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रहे थे। हमारा किराया था 500, उन्होंने आके कहा कि हम किराया देंगे 350 रुपये। ठीक है, वो 2 बसेस लेके आए। उन्होंने कहा हमारी बस में लेटने की सहूलत भी मौजूद है, एलईडीज भी लगी हुई है, हम खाना भी देंगे और हम किराया फिर भी 350 लेंगे। तो हमने कहा हम तो सिर्फ 500 रेंट ले रहे हैं, ना हम कोई अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं, ना हमारे पास एलसीडीज लगी हुई है, ना हमारी सीट इतनी कंफर्टेबल है। अब हमारे जो ग्राहक है ना, वो बेशक हमें कहें ना कहें, लेकिन इसके आने की वजह से ना, इसके आने की वजह से हमारी जो रेवेन्यू आने थे अगले सालों में, वो अब इफेक्ट हो जाएंगे। वो रेवेन्यू हमारे क्या हो जाएंगे, इफेक्ट। तो बाहर की दुनिया के अंदर कोई चेंज आए, बाहर की दुनिया में कोई ऐसा चेंज आए जिसकी वजह से आपके एसेट्स की वैल्यू के अंदर कोई चीज कमी आ गई है। ठीक है, तो आप कहोगे कि एक समझ लो एक किस्म का आपके पास इंडिकेशन है कि भाई अब आप ना, आप सोच रहे थे कि मैं अब अगले 3 सालों में ना 100 रुपए कमाऊंगा इससे, 100 रुपए कमाऊंगा, फिर दोबारा 100 रुपए कमाऊंगा अगले 3 सालों में, और 3 सालों के बाद बेच दूंगा। अब यू टोंग आ गई है, तो अब यू टोंग आपको ये 100 रुपया नहीं कमाने देगी, ये 100 भी कमाने नहीं देगी, ये 100 भी नहीं कमाने देगी। हो सकता है आप यहाँ 50 कमाओ, यहाँ पे 30 कमाओ, हो सकता है यहाँ पे 80 कमाओ, लेकिन अब आप 100 नहीं कमाओगे। इस चीज से आप लोग एग्री करते हो?
इस चीज से आप लोग एग्री करते हो या नहीं करते? नहीं। अच्छा, क्यों एग्री नहीं करते? अपनी वजह बताओ, रीजन बताओ। मैंने तो रीजन दिया, आप भी रीजन बताओ। बस नहीं करते तो नहीं करते। बताओ यार, जो भी रीजन आपको समझ आती है, फिर हम आगे बात को शुरू करते हैं ना। फिर मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ कोई आंसर दे के। बस दिल नहीं कर रहा करते। अच्छा, दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो अब हम ना जरा थोड़ा सा दिल को सेटिस्फाई करते हैं उनके। तो जी, ये हमारी टाइमलाइन बनाते हैं अब ना, अच्छे तरीके से समझना बात को। ये ईयर 1 था। ये मैंने वैसे भी करना था, ये ना समझना कि मैं दिल सेटिस्फाई करने के लिए वाकई टाइमलाइन बनाने लग गया। तो ईयर 1 पे जी हम 100 रुपए की बस खरीद के लेके आए, और वो हमारी किताबों में 20 रुपए की डेप्रिशिएट होने के बाद 80 रुपए की नजर आने लगी थी। ठीक है, ये आ गई जी हमारी बस। इसके ऊपर आप लिख लो कि ये 1 जनवरी 2001 है, डेट आपको याद रहेगा कि। फिर उसके बाद ईयर 2 में ये मजीद 20 रुपए की डेप्रिशिएट हुई, और हमारी किताबों में ये 60 रुपए की नजर आने लगी। अब जी 31 दिसंबर 2002 के एंड पे आप खड़े थे, और आपको नजर आया कि यू टोंग बस ना वहां से धड़ाधड़ चलती आ रही है, ये छोटी सी डबल डेकर यू टोंग बस टाँ 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 करती आ रही है। आपके जो मैनेजर था ना, वो पढ़ा लिखा था, और उसके दिल में ये बात उतर चुकी थी कि वाकई आप ना पैसे कमाओगे नहीं इतने ज्यादा जितने कि आप खुश फहमियां सोच के बैठे हुए हो। क्योंकि अब हमारा कंपेटिटर आ गया मार्केट के अंदर, कुछ ऐसी इंडिकेशन मिल रही हैं कि भाई अब हम हमारे ना जो एसेट्स है ना, वो इम्पेयरमेंट हो गई है उनकी, उनकी वैल्यू में कोई कमी आ गई है। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जो इम्पेयरमेंट है क्या चीज। अब मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा, मेरा मैनेजर आया अपने पास, हमारे पास, उसने कहा सर उसने उन्होंने नई बस ले ली है, उन्होंने किराया भी 350 कर दिया। अब हमारे जो ग्राहक है ना, वो 100% ग्राहक तो वहीं जाएंगे जहाँ पे सस्ता किराया और अच्छी सहूलियात हो, और हम वैसे घटिया चीजें प्रोवाइड करते थे। पहले तो हम अकेले थे, तो मोनोपोली थी हमारी। तो आप बताएं क्या करें? तो हमने उससे पूछा, तू अकाउंटेंट है, हमने तुझे रखा हुआ अपने पास, तू बता क्या करें। उन्होंने कहा सर आपके पास, मैं बताता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, और यही दो ऑप्शन होते हैं, एक एसिड को इस्तेमाल करके आप फायदा ले सकते हो। एसिड से फायदा लेने के दो तरीके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वो कह रहे हैं सर आप इसको इस्तेमाल करो। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, अभी बेच दो, ये बस बेचो, कारोबार बंद करो, आपको कि यार अब हमारा कारोबार क्या चलेगा, बेच दो। अच्छा, उसने कहा अकाउंटेंट ये बता कि अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं अगले 3 साल, पिछले 2 साल गुजर चुके हैं, पिछली कहानियों के ऊपर नहीं सोचना कि पिछले 2 साल। हमारा जो भाई आए हैं यूटोंग वाले, वो 31 दिसंबर 2002 की रात को आए हैं, या 1 जनवरी 2003 की सुबह आए हैं, जो मर्जी दिन समझ लो। अब हमारे पास अगले 3 साल हैं, उन 3 सालों के लिए फैसला कर रहे हैं, पहला ऑप्शन इस्तेमाल करूं या बेच दूं। तो उसने कहा कि सर अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको हर साल यहाँ पे भी 100 रुपये मिलेगा, यहाँ पे भी 100 रुपये मिलेगा, और यहाँ पे 80 रुपये मिलेंगे। प्लस आपको ना कुछ इस्तेमाल करोगे तो कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, फ्यूल देना पड़ेगा, कंडक्टर की तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, गाड़ी की मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। वो सारे का टोटल करो तो 20 रुपये आपको यहाँ खर्चा पड़ेगा, 20 रुपये आपको यहाँ खर्चा पड़ेगा, और 15 रुपये आपको यहाँ खर्चा पड़ेगा। तो मैं नेट में अगर चेक करूं मुझे कितने बचते हैं, 80 रुपये मैं इस महीने कमाऊंगा, इस साल कमाऊंगा सॉरी। और दूसरे साल में मैं क्या कमाऊंगा, फिर 80 रुपये कमाऊंगा, और इसमें हम मैं कितने कमाऊंगा, 65। अच्छा जी, अब मैं 80 80 और 65 कमाऊंगा अगले आने वाले 3 सालों के अंदर। मैं टोटल करके देख लेता हूँ कि मैंने अगले आने वाले 3 सालों के अंदर कितना कमाना है। 80 जमा 80 जमा 65, तो मैंने अगले आने वाले 3 सालों में 225 रुपये कमाने हैं। तो मैंने उसको कहा कि अगर मैं चंदा इसको अभी बेच दूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। उसने कहा सर अभी जो आपकी कंडीशन है ना, 2 साल चली हुई है ये, और मार्केट में बेचने जाओगे ना, तो आप ना इसको कम से कम भी ना तकरीबन 250 रुपये की तो आपकी बिक जाएगी, ये 250 रुपये की बिक जाएगी। लेकिन इसको बेचने के लिए ना आपको 10 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपको इसको कोई रंग रोगन करवाना पड़ेगा, कोई ऐसा बंदा आएगा जो इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके जाएगा, फिर जो बेचेगा वो अपना कमीशन भी रखेगा, तो 10 रुपये का आपको कॉस्ट टू सेल लगानी पड़ेगी।
ये आपकी समझ लो फेयर वैल्यू है। मार्केट में अगर बेचो तो 250 की बिकेगी, लेकिन बेचने के लिए 10 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। तो नेट में हमें कितने पैसे मिलेंगे जी? 240। तो जब अक्लमंद होगा वो क्या करेगा? आप बता दो दोनों में से कोई भी। जो अक्लमंद होगा वो क्या करेगा? वो बेच देगा। वो बेच देगा। शाबाश। ठीक है। अब अगर सिनेरियो उल्टा हो जाए, यहाँ पे हमें जो पैसे मिलने हैं वो मिले 260 और यहाँ पे हमें बेच दें अभी तो 240 मिलने हैं, तो अक्लमंद क्या करेगा जी? इस्तेमाल करेगा। ठीक है। तो हमने सिर्फ ये ही निकालना है इम्पेयरमेंट के अंदर कि हम या चीज को बेच दें अभी खड़े होके, या इसको हम इस्तेमाल करके फायदा लें। ठीक है। तो यहां हमें पता लगा कि एक एसिड से दो तरीके के फायदे आ सकते हैं, या तो उसको अभी बेचो या अभी उसको इस्तेमाल करो और उससे फायदा कमाओ। तो जब अगर हम बेच दें, इसको कहते हैं यार, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जैसे आपने IS2 में पढ़ा था ना, NRV ये होती है। और हम अगर इसको इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कि वैल्यू इन यूज, इसको इस्तेमाल करने करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू है? तो दो चीजें होंगी हमारे पास, और इन दो चीजों में से हम कौन सी चीज सिलेक्ट करेंगे जो दोनों में से क्या होगी? हायर। ऐसे ही है ना, कि अगर इस्तेमाल करके ज्यादा फायदा फायदा आ रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें बेच के ज्यादा फायदा आ रहा है तो हम बेच देंगे। तो इन दोनों में से हमेशा कौन सी लेनी है? वैल्यू इन यूज, इस्तेमाल करके जो पैसे आएंगे या जो बेच के पैसे आएंगे, उसमें से दोनों में से कौन सी लेनी है? वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से हायर। तो अब हमें यहाँ पे पता लगा क्या, कि जब हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है ना, ये बातें डिटेल में होंगी दोबारा, तो ये भी सिर्फ मैं एक बुनियाद बांध रहा हूँ सिर्फ। तो हमने निकालनी है जी, सबसे पहले लेना है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, और कॉस्ट टू सेल उसको जितने भी बेचने के खर्चे होंगे। पहले नंबर पे ये निकालना है, और हमने क्या क्या निकालना है जी? वैल्यू इन यूज। और इन दोनों में से जो भी होगा उसका हायर हमने यहाँ ले लेना है। सर हमने यहाँ पे हायर ले लिया, अब हमने क्या करना है? इसको हमने इसको कंपेयर करना है कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट से मेरी किताबों में मेरी बस 60 रुपए पे नजर आ रही थी। ठीक है, मेरी किताबों में मेरी बस 60 रुपए नजर आ रही थी। इन दोनों में से अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 240 ले लिया था, मेरा जवाब 240 आया, तो मैं यहाँ 240 लिख दूंगा। मैं कहूंगा कि मेरी किताबों में मेरी बस 60 रुपए पे नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं उसको अगले आने वाले सालों में इस्तेमाल करूं या बेच दूं, जो भी करूं, फिर भी मुझे 240 रुपए मिलने हैं, मुझे 240 रुपए मिलने हैं। तो आपको लगता है कि कोई नुकसान हुआ है आपका? आपको कोई ऐसा नहीं। महसूस होता है किसी को कि आपका कोई नुकसान हुआ है? नहीं। हाँ, नहीं हुआ हमारा नुकसान। हमारा नुकसान तब होता जब मेरी जब मेरी कैरिंग अमाउंट तो 60 होती, लेकिन अगर मैं इसको बेच दूं या इस्तेमाल करूं, मैं टोटल इससे 50 रुपए कमा पाता। तो मुझे नजर आता कि मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारे 10 रुपए का नुकसान हुआ है, इसी को कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ये हमारा है जी इम्पेयरमेंट लॉस। तो अब हमें पता लगा कि इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है, कि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, ये आप रिकवर कर सकते हो। रिकवर किस तरीके से कर सकते हो? दो तरह से। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, अभी बेच दो तब आप पैसे रिकवर कर सकते हो अपने, या उसको इस्तेमाल करो तब पैसे रिकवर कर सकते हो। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, दोनों में से हायर ले लो और उसको कंपेयर करो कैरिंग अमाउंट से। अगर तो आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम है, तब आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा। तब आपका इंपेयरमेंट लॉस आएगा, सिर्फ ये एक ही कंडीशन है। और अगर आपकी कैरिंग अमाउंट कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, तो कोई इंपेयरमेंट गेन नाम की कोई दुनिया नहीं है। इंपेयरमेंट गेन नाम की कोई भी दुनिया नहीं है। ठीक है। इंपेयरमेंट लॉस तभी आएगा जब आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी और रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? कम। आप इस बस से रिकवर कर सकते हो दो तरीके से, या इसको अभी बेच दो या अभी इसको इसको इस्तेमाल करो। अब हमारी जो डिस्कशन का सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे निकालनी है और वैल्यू इन यूज कैसे निकालनी है, बस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो आज का आखिरी छोटा सा कॉन्सेप्ट दे के मैं क्लास को खत्म करूँ।
नहीं सर। अच्छा जी, अब वैल्यू इन यूज कैसे निकालनी है, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये जी ईयर 2 का यहाँ पे 60 रुपए इसकी आ गई कैरिंग अमाउंट, ये आ गई 60। इस दिन डेवो का हमें, इस दिन यूटोंग का हमें पता लगा कि यूटोंग भाई चट त्यारा भागता हुआ आ रहा है हमारी तरफ, और ये हमारे जो आगे आने वाले कैश है ना, ये इनफ्लो कैश के इनफ्लो और ये कैश के आउटफ्लो है, इनको असरअंदाज करेंगे, इनको असरअंदाज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि हम ना इस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं, और इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका है कि आप कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करो रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट निकलेगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज दोनों में से हायर। वैल्यू इन यूज निकालने का तरीका आज हम सीख लेते हैं छोटा सा, बाकी हम बातें सारी कल करेंगे। वैल्यू इन यूज, अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं सर, मुझे 100 रुपये मिलेगा, मुझे 100 रुपये मिलेगा, फिर मुझे 80 रुपये मिलेंगे, लेकिन मुझे 20 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा, 20 का खर्चा करना पड़ेगा और 15 का खर्चा करना पड़ेगा। नेट में मुझे 80 रुपये मिलेंगे, 80 रुपये मिलेंगे, 65 रुपये मिलेंगे। तो मैं कहता हूं कि मुझे टोटल में जो मिलेंगे वो 225 रुपये मिलेंगे। अच्छा, अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 60 को और 225 को, क्या ये तरीका ठीक है? अगर ठीक नहीं है तो बताओ क्यों ठीक नहीं है। 31 दिसंबर 2002 पे खड़े होके मैं कह रहा हूं कि मेरी किताबों में मेरी गाड़ी की वैल्यू आ रही है 60 रुपए, और मुझे अगले 3 सालों में 225 रुपए मिलने हैं इस बस से। तो मुझे, क्या ये जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूँ ये ठीक अप्रोच यूज कर रहा हूँ? हाँ ना में बेशक जवाब दे दो। ये बुक वैल्यू है और वो इनफ्लो है, तो ये तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं, इस सेंस में नहीं, वो भी पैसे हैं ये भी पैसे हैं, कंपैरिजन तो बनता है। ये इनफ्लो नहीं है, यहाँ पे ये भी बुक वैल्यू है। हाँ तो मैं ये तो कर सकता था ना कि इसी 60 को जाकर डिस्पोज कर दूं, तो ये भी तो 60 कैरिंग अमाउंट नजर आ रही है किताबों में, 60 के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिल ही जाते। टू मैं ये नहीं ट्वेंटी कह रहा, फाइव है। मैं कह रहा हूँ कि लाइक और लाइक का कंपैरिजन हो रहा है, टू नहीं हो। ट्वेंटी फाइव क्या है? 225 ये इन तीनों का सम किया हुआ है मैंने, 80 80 और 65। मुझे इस गाड़ी से 3 सालों में 225 रुपए मिलने हैं, और आज इसकी कैरिंग अमाउंट किताबों में ये 60 रुपए पे नजर आ रही है। तो हो सकता है कंपैरिजन, तो हो सकता चलो जी, अच्छा मैं बताता हूँ जी, इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। और वो कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता, कि अगर आप थोड़ा सा ब्रेन यूज करें, और वो ब्रेन आपका ये कहता है कि ये जो 60 रुपए है ना, ये खड़े हैं 31 दिसंबर 2002 के ऊपर, और ये जो आपको 80 रुपए मिलने हैं ना भाई, ये मिलने 1 साल बाद, ये 1 साल दूर है। ये वाले जो आपको 80 रुपए मिल रहे हैं ये 2 साल दूर खड़े हैं, और ये वाले 65 रुपए जो आपको मिले हैं ये 3 साल दूर खड़े हैं। ये फ्यूचर के आपको इनकम है, ठीक है। तो अगर अगर मैं इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं, आज के दिन मुझे कितने मिलेंगे, आने वाले 3 सालों में तो 225 मिलेंगे, लेकिन आज ही अगर मिले तो क्या मुझे 225 मिलेंगे? IFRS 15 में कितनी इसके ऊपर दिमाग खपाई की थी हमने। जब आपने एक एसिड को बेच खरीदना होता था, अगर आप अभी पैसे दे दो एसिड के, तो कैश पेमेंट में आपके करते थे 100 रुपए का खरीद लेते थे, लेकिन अगर आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी होती थी तो आप 125 130 रुपए पे कर रहे होते थे। तो क्यों कर रहे होते? है। ठीक है। तो ये लाइक और लाइक का कंपैरिजन नहीं है, मतलब कि 31 दिसंबर 2002 के ऊपर खड़ा है 60 रुपीज, और बाकी जो 225 है वो आपको मिलने हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो ये कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड कहता है कि इनको भाई पीछे बुलाओ, इनको कहो आज खड़े होके, जिस दिन इंपेयरमेंट हुई है ना, इंपेयरमेंट की डेट के ऊपर खड़े होके आपने कैरिंग अमाउंट निकालनी है, इंपेयरमेंट की डेट के ऊपर खड़े होके आपने कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो मैं कहूंगा मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज में, जो फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलने हैं, और वो किस दिन निकालने हैं जी आपने, 31 दिसंबर 2002 पे। तो जब भी आपके सवाल में जिस दिन इंपेयरमेंट हो रही होगी, तो उस दिन ये जरा डेट को होशोवास में याद रखना। आपको ये 31 दिसंबर 2002 पे नहीं मिल रहे पैसे, तो आपके पास वही तरीका है, सिंपल डिस्काउंटिंग कर लो। डिस्काउंट रेट 10% यूज कर रहा हूँ मैं आपको एज्यूम करके, कि 1.10 रेज टू पावर -1, इस 80 को 1 साल पीछे बुला लो, प्लस 80 इंटू 1.10 रेज टू पावर -2, इस 80 को 2 साल पीछे बुला लो, और उस 65 को आप क्या करोगे,
1.10 रेज़ टू पावर -3। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ जल्दी से, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। सेवेंटी टू। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 72 आई है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू निकली है 31 दिसंबर 2002 पे ऊपर खड़े होके। तो नहीं अब नहीं, अगर मैं जी 72 नहीं है, एक मिनट एक मिनट। टू जीरो फाइव। 205। इन सबको प्लस करना था ना। हाँ, ये 80 इंटू 1.10 रेज़ टू पावर -1 प्लस 80 इंटू 1.10 रेज़ टू पावर -2 प्लस 65 इंटू 1.10 रेज़ टू पावर -3। एक मिनट से ये गलत आई है। भाई वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकल रही। यार कोई भी अजीब। 187 है सर। कितनी? 187। 187। तो अब जो कैरिंग अमाउंट है वो भी किस दिन पे खड़ी है? 31 दिसंबर 2002 पे। और हमारी प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकाली है फ्यूचर कैश फ्लोज की, वो भी किस दिन पे खड़ी है भाई? 31 दिसंबर 2002 पे। अब हम जो कंपैरिजन करेंगे वो लाइक और लाइक का कंपैरिजन होगा वो। अब हमने कंपैरिजन करना है खड़े होके कि कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, हमारे पास ये वैल्यू इन यूज निकल आई है हमारे पास। ठीक है, वैल्यू इन यूज निकालने का तरीका क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर कैश फ्लोज निकाल लो तो आपके पास वैल्यू इन यूज निकल आएगी। अब हमारे पास यहाँ छोटी सी समरी बना लेते हैं हम, और उससे हमें पता लग जाएगा पूरे इस स्टैंडर्ड का थोड़ा सा ओवरव्यू। ये भी बिल्कुल मैंने ओवरव्यू दिया है, इसके अंदर बड़ी बातें करने वाली है अभी, लेकिन ये बहुत आसान तरीन स्टैंडर्ड है, इंटेंजिबल से भी आसान तरीन स्टैंडर्ड है। सिर्फ आपने जो लिखने लगाओ ना, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होगी कि इम्पेयरमेंट टेस्ट आपने लगाना है। और इम्पेयरमेंट टेस्ट कैसे लगता है कि आपने कैरिंग अमाउंट, इसको पूरा लिख लेते हैं। कैरिंग अमाउंट निकाल लेनी है आपको एट टाइम ऑफ इम्पेयरमेंट। एट टाइम की जगह अच्छा लगता है डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, जिस दिन इम्पेयरमेंट हो रही है उस डेट की कैरिंग अमाउंट निकाल लेनी है। उसको कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट आपकी कैसे निकलेगी जी? हायर ऑफ, इन दोनों में से हायर लेनी है। किन दोनों में से हायर लेनी है? वैल्यू इन यूज के इस्तेमाल करके कितना फायदा ले सकते हैं। और भाई आपकी वैल्यू इन यूज कैसे निकलेगी? कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो फ्यूचर के कैश फ्लोज की, ये आपके पास वैल्यू इन यूज आ गई। दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये दोनों चीजें भी एट डेट ऑफ इम्पेयरमेंट लेनी है। जिस दिन इम्पेयरमेंट हो रही है उस दिन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेनी है। वो सवाल के अंदर आपको 2 साल बाद की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी देगा, 2 साल पहले की भी देगा, दरमियान की भी देगा। आपने उस दिन की लेनी है जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म हो रहा है, उस दिन की वैल्यू इन यूज लेनी है। उस दिन प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फ्यूचर कैश फ्लोज की जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्ट हो रहा है, एट डेट ऑफ इम्पेयरमेंट।
तो यहाँ पे हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर इम्पेयरमेंट तब होगी, इम्पेयरमेंट हमारे पास इम्पेयरमेंट तब होगी जब हमारे पास कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी, हमारी रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, कम। तो हमारे पास आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये था जी इम्पेयरमेंट लॉस। अब जी इम्पेयरमेंट किन किन वजूहात से होगी, एक वजह आज हमने पढ़ ली कि एक्सटर्नल इंडिकेटर पढ़ लिया आज हमने, कि अगर मार्केट के अंदर कोई कंपेटिटर आ जाए, ऑडिट भी आप लोग दोनों पढ़ रहे हो, ऑडिट के अंदर आप ये पढ़ोगे कि जब भी आपके मार्केट के अंदर ऐसी कंडीशंस आए कि मार्केट में यकदम डिक्लाइन आ गया सेल का, यकदम ऐसा हुआ है कि आपकी चीजों की डिमांड गिर गई है, यकदम ऐसा हुआ है कि आपके कंपेटिटर ने नई मशीनरी अपने पास इंस्टॉल कर ली है जो आपके पास नहीं है, यकदम मार्केट में ऐसा कोई हुआ है कि आपके टैक्सेस के रेट बढ़ गए, तो एक्सटर्नल कोई भी चीज ऐसी हो जिससे आपकी डिमांड के ऊपर या आपकी सेल्स इफेक्ट हो जाए, तो उससे हम क्या करेंगे, वो कहेंगे कि वो एक इंडिकेशन है कि आपके जो एसेट है ना वो इम्पेयर हो चुके हैं। जितना आप सोच रहे हो ना एसेट से पैसे कमाने का, आप उतने पैसे नहीं कमाओगे आप एसेट से। अब एसेट को आप टेस्ट करो इम्पेयरमेंट के लिए, तो ये चीज आप ऑडिट के अंदर भी पढ़ोगे, और अगले आने वाले 2 दिनों में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल इंडिकेटर में हमने सबसे पहला इंडिकेटर पढ़ लिया, किसी कंपेटिटर का आ जाना इस चीज की निशानदेही करता है कि अब आपके एसेट इंपेयर हो चुके हैं। जरूरी नहीं कि वो इम्पेयरमेंट हो, आपने टेस्ट लगा के देख लेना, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा हुई और रिकवरेबल अमाउंट कम हुई तो इम्पेयरमेंट होगी, अगर कैरिंग अमाउंट कम हुई और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हुई तो फिर कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुई, नो इम्पेयरमेंट। या इम्पेयरमेंट होगी या नो इम्पेयरमेंट होगी, कोई इम्पेयरमेंट गेन नहीं होगा, फिर बता रहा हूं। ठीक है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं।